Hello everyone, this is Janvi and welcome to Study C. In this video, we are going to continue our class 10th History Chapter 1 Rise of Nationalism in Europe. तो हमारा आज का टॉपिक क्या होने वाला है? A new conservatism जो स्टार्ट हुआ 1815 में. अब कंजर्वेटिज्म क्या है? कंजर्वेटिज्म जो है ये एक आइडियोलॉजी है. किसकी आइडियोलॉजी? कंजर्वेटिव्स की. अब कंजर्वेटिव्स कौन लोग होते थे? वो लोग जो ट्रेडिशनल तौर तरीकों में विश्वास रखा करते थे, जिन्हें पुराने तरीकों से चलना पसंद था, वो लोग कंजर्वेटिव्स कहलाते हैं. अब कंजर्वेटिज्म उन्हीं लोगों की आइडियोलॉजी को कहा जाता है, उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू को, उन्हीं के थॉट को कंजर्वेटिज्म कहा जाता है. कंजर्वेटिज्म पॉलिटिकल फिलॉसफी एमिंग टू प्रिजर्व ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस. यहाँ पे पॉलिटिकल सेंस में कंजर्वेटिज्म की बात हो रही है. कंजर्वेटिव्स जैसे लिबरल आइडियाज फैल गए थे फ्रांस में, और फ्रांस से यूरोप के नेशंस में किसने फैलाए थे? नेपोलियन ने. तो जैसे ये लिबरलिज्म के आइडियाज फैल गए थे, उसके बाद जब बाद में नेपोलियन की डिफीट होती है, नेपोलियन हार जाता है लड़ाई में 1815 में, उसके बाद जाके कंजर्वेटिव्स जो थे वो लोग चाहते थे कि वापस से पुराने तरीके से ही रूल किया जाए, उनके पास वापस से वही पावर्स आए जो पहले हुआ करती थी. तो उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पावर स्टैब्लिश करना स्टार्ट कर दिया था. Not always opposed to change, but wanted gradual change rather than revolution. तो कंजर्वेटिव्स जो थे, ऐसा नहीं है कि वो चाहते थे कि प्रॉपर चेंज हो जाए, नहीं, वो लोग चाहते थे कि जो लिबरलिज्म के आइडियाज के थ्रू नेपोलियन के टाइम पीरियड पे जो भी ऐसे चेंजेस आए हैं जिससे इन कंजर्वेटिव्स को फायदा हुआ है, बेनिफिट पहुंचा है, तो वो उन सारे चेंजेस को साथ में लेके चलना चाहते थे और बाकी चीजों को चेंज करके पुराने तरीके से भी जीना चाहते थे. तो यानी कि इन्होंने जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले रूल चलता था, सेम उसी को अडॉप्ट नहीं किया था, बल्कि इन्होंने उसमें थोड़े बहुत चेंज किए थे. ये बिल्कुल चेंज को अपोज नहीं करते थे कि पूरी तरह से अपोज कर दिया, हमें कोई चेंज चाहिए ही नहीं, ऐसा नहीं करते थे. इन्हें धीरे धीरे चेंज चाहिए था, और कैसा चेंज? जो इनके बेनिफिट में हो. They believed in monarchies. अब जो कंजर्वेटिव्स थे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले तो मोनार्कीज चला करती थी, राजा का रूल हुआ करता था, किंग रूल होता था. तो कंजर्वेटिव्स भी किंग रूल को फॉलो करते थे, उसमें बिलीव किया करते थे, उन्हें वही सिस्टम पसंद था, मोनार्कियल सिस्टम. देन एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस. एरिस्टोक्रेट्स क्या होते हैं? एरिस्टोक्रेट्स वो लोग जो जिनके पास पावर थी, जैसे ब्यूरोक्रेटिक लोग जो होते हैं, जो राजा के अंडर में ही आते हैं, बट उनके पास भी काफी हद तक पावर होती है. अमीर लोग जो होते हैं, रिच पीपल, उनके पास भी काफी पावर हुआ करती थी. तो ये जो रिच क्लास है, ये जो ब्यूरोक्रेटिक क्लास है, उन्हें हम एक साथ क्या बोलते हैं? एरिस्टोक्रेट्स. तो ये जो एरिस्टोक्रेट्स थे, उनके पास काफी सारे प्रिविलेजेस हुआ करते थे. प्रिविलेजेस बाय बर्थ, यानी जन्म से ही इन्हें काफी सारे बेनिफिट्स मिलने शुरू हो जाते थे. क्यों? क्योंकि ये एक ऐसे घर में पैदा हुए हैं जो एरिस्टोक्रेट्स का है, तो उन्हें बाय बर्थ कुछ प्रिविलेजेस यानी कुछ एडवांटेजेस मिलते थे. जैसे यहाँ पे भी होता था, वर्ण सिस्टम चला करता था इंडिया में बहुत पहले, तो उसी टाइप से यहाँ पे एरिस्टोक्रेट्स को भी उनके घर में पैदा हुए जो बच्चे थे, उन्हें भी बाय बर्थ काफी सारे प्रिविलेजेस मिला करते थे. Established churches. अब इस टाइम पे जो रिलीजन है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल हुआ करता था. तो इस टाइम पे जो चर्च थे, अब यूरोप में ज्यादातर क्रिश्चियंस हैं, बुद्धिस्ट हैं, तो इनके लिए जो चर्चेस थे वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया करते थे. अब ट्रेडिशनल वे की बात कर रहे हैं हम, और रिलीजन बीच में ना आए तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है. तो इसीलिए यहाँ पे जो भी चर्च स्टैब्लिश किए गए थे, उनको भी थोड़ी बहुत पावर दी गई. थोड़ी बहुत नहीं, मतलब ज्यादा ही पावर थी चर्चेस के पास. उन्हें एक तरह से राजा भी उनके अंडर में ही आता था एक तरह से. क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल सेंस में देखा जाए तो पूरी पावर राजा के पास है, बट रिलीजियस सेंस में देखा जाए तो राजा भी किसके पास जाएगा?
फादर के पास। चर्च में जो लोग हैं उनके अंडर में राजा रह के अपनी रिलीजियस एक्टिविटीज किया करता था। तो यहाँ पे चर्च का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जो कंजर्वेटिव्स मानते थे। कंजर्वेटिव्स इन सारी चीजों में बिलीव किया करते थे, मोनार्कीज, एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस और चर्चेस। नेक्स्ट क्या है, सोशल हायरार्कीज। अब सोसाइटी में हायरार्कीज ना हो, यानी एक सिस्टम ना हो जिसमें कोई ऊपर हो कोई नीचे हो, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। हर सोसाइटी में हायरार्कीज होती हैं, कोई एकदम टॉप पे होता है जैसे किंग्स, और कोई एकदम बॉटम पे होता है, एकदम लो ओरिजिन का उसे माना जाता है, जैसे कि पहले से ही पीजेंट्स को, आर्टिसंस को ऐसा माना गया। तो सोशल हायरार्कीज में भी बिलीव कौन करता था, ये कंजर्वेटिव्स। नाउ बैकग्राउंड ऑफ न्यू कंजर्वेटिज्म। अब कंजर्वेटिज्म तो समझ लिया कि कंजर्वेटिज्म होता क्या है। अब ये न्यू कंजर्वेटिज्म क्या है? न्यू कंजर्वेटिज्म यानी वही सब कि जब कंजर्वेटिव्स चाहते थे कि वापस से ट्रेडिशनल वे को हम अडॉप्ट करें, ट्रेडिशनल वे में ही जाके जैसे पहले रूल किया जाता था उसी टाइप से ये रूल स्टैब्लिश करना चाहते थे। लेकिन ये भी चाहते थे कि ऐसा ना हो कि चेंज आए ही ना, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके चेंजेस आए। तो यही इनकी जो आइडियोलॉजी है उसे न्यू कंजर्वेटिज्म कहा गया। अब न्यू कंजर्वेटिज्म स्टार्ट कैसे हुआ, इसके पीछे की कहानी क्या है, बैकग्राउंड क्या है, इसका बैकग्राउंड स्टोरी क्या है? नेपोलियंस डिफीट इन 1815। अब ये सब स्टार्ट हुआ नेपोलियन की हार के साथ। नेपोलियन एक बैटल में हार गया 1815 में। European governments wanted to restore the old order that existed before French Revolution and Napoleonic Wars. अब नेपोलियनिक वॉर्स कब स्टार्ट हुई, यानी नेपोलियन ने वॉर्स लड़ना कब स्टार्ट किया था, 1797 से। तो जब नेपोलियन ने वॉर्स लड़ना स्टार्ट किया, काफी सारी बैटल्स लड़ी, फिर धीरे धीरे उसने यूरोप के अलग अलग नेशंस को कॉन्कर कर लिया, यानी अपने अंडर में ले आया, उनके ऊपर रूल करने लगा। ठीक, तो ये जो नेपोलियनिक वॉर्स चल रही थी और जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था जो हुआ था 1789 में, तो इन दोनों से पहले यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन और नेपोलियनिक वॉर से पहले जिस टाइप का पॉलिटिकल सिस्टम चला करता था उसी को स्टैब्लिश करने की कोशिश की गई। किसने करी ये कोशिश, किसने ट्राई किया है वही सिस्टम स्टैब्लिश करने के लिए? वो थे यूरोपियन गवर्नमेंट्स। ऐसा नहीं है कि फ्रांस की गवर्नमेंट की पर्टिकुलरली हम बात करें, पर्टिकुलरली जर्मनी की बात कर रहे हैं, नहीं, यूरोप के अलग अलग एरियाज में, अलग अलग नेशन में जहां पे नेपोलियन का कंट्रोल था, वहां पे लोगों ने नेशनलिस्ट मूवमेंट स्टार्ट कर दिए थे इस एब्सोल्यूटिस्ट रूल के वजह से। यानी नेपोलियन का ये जो ऑपरेशन था धीरे धीरे लोगों को अच्छा नहीं लगने लगा, लोगों को लगा कि ये जो फ्रेंच आर्मीज हैं वो धीरे धीरे हमारी कंट्रीज पे, हम पे रूल कर रही हैं, हम फ्रेंच की कॉलोनी बनते जा रहे हैं। तब लोगों ने नेशनलिस्ट मूवमेंट्स स्टार्ट करे थे, और तभी नेशनलिस्ट मूवमेंट्स के बाद जो लोग थे, यूरोपियन गवर्नमेंट थी अलग अलग कंट्रीज की, उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम वही सिस्टम वापस से फॉलो करेंगे, वही पॉलिटिकल सिस्टम दोबारा लेके आएंगे जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले हुआ करता था, यानी मोनार्कियल सिस्टम। नाउ ट्रीटी ऑफ वीना 1815। अब ट्रीटी ऑफ वीना, ये नेपोलियन की जब हार हुई, नेपोलियन जब हार गया बैटल में, उसके बाद ट्रीटी ऑफ वीना साइन की गई थी। Meeting of European powers to redraw political boundaries after Napoleon's defeat। तो ये यूरोपियन पावर्स जो थी, यानी अलग अलग जो नेशंस थे जिन पे नेपोलियन ने कब्जा कर लिया था, जिन्हें नेपोलियन ने कॉन्कर कर लिया था, अब उन्हीं कंट्रीज ने एक मीटिंग रखी थी। उसी मीटिंग को क्या कहा गया, ट्रीटी ऑफ वीना। ओके, तो ये यूरोपियन मीटिंग रखी क्यों गई थी, ये सारी जो पावर्स हैं उन सब ने ये मीटिंग रखी क्यों थी? क्योंकि वो चाहते थे जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं यानी टेरिटरी हैं उसे दोबारा से रीड्रॉ किया जाए, कि इतना एरिया जर्मनी का है, इतना फ्रांस का है। वो चाहते थे कि दोबारा से यही पॉलिटिकल बाउंड्रीज रीड्रॉ की जाएं, जिससे हम अपनी खुद की जो कंट्री है उसे बनाने के लिए आगे बढ़ सकें, उसे एस्टैब्लिश कर सकें। Duke Metternich from Austria was the host। अब
ड्यूक मेटरनिक, ये ऑस्ट्रिया से थे और इन्होंने ही ये मीटिंग करवाई थी, मतलब इसके होस्ट थे, हेड थे, काइंड ऑफ एक तरह से कह सकते हैं हेड थे, ड्यूक मेटरनिक। अब ट्रीटी ऑफ वीना में कौन कौन से मेन डिसीजंस लिए गए? Restored old monarchies, created a balance to prevent wars and no encouragement for liberals or nationalists। सबसे पहले तो वही पुराना जो मोनार्कियल सिस्टम था, मोनार्की थी, किंग रूल था, उसे दोबारा से स्टैब्लिश किया गया। फिर क्या होता है, अब एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश की गई। जैसे यहाँ पे हमने देखा, ये कंजर्वेटिज्म जो था, न्यू कंजर्वेटिज्म, वहां पे इन लोगों का कहना क्या था कि हम चेंजेस पूरी तरह से अपोज नहीं कर रहे हैं, हम चाहते हैं चेंजेस आए पर धीरे धीरे आए। ठीक है, तो ये क्या तरीका था इनका कि ये बैलेंस बनाना चाहते थे। इनकी स्ट्रैटेजी थी कि ये बैलेंस क्रिएट करें जिससे कि फ्यूचर में लिबरलिस्ट और कंजर्वेटिव्स इनके बीच में लड़ाई ना हो। तो इन वॉर्स को रोकने के लिए एक बैलेंस बनाने की कोशिश की गई। और जो लिबरल्स थे, जो नेशनलिस्ट थे, जो फ्रीडम की डिमांड रखते थे, जिनकी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, तो उन लोगों को कोई भी एनकरेजमेंट नहीं दिया जाता था, उन्हें सपोर्ट नहीं किया जाता था। और जहां तक कि जब भी कोई भी पर्सन ऐसा दिखता था जो ये सारी चीजें फॉलो कर रहा है, नेशनलिस्ट मूवमेंट्स चलाने की कोशिश कर रहा है, तो उसको पनिश भी किया जाने लगा। उसके बाद क्या होता है, ट्रीटी ऑफ वीना हुआ, उसमें क्या क्या डिसीजंस लिए गए, सारी चीजें लगभग वही है कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले हुआ करता था उसे अडॉप्ट किया दोबारा से, बट थोड़े बहुत चेंजेस के साथ। अब ये सब जो भी हुआ उसका आउटकम क्या है, पॉलिटिकल आउटकम, राजनीति पे हमें क्या असर देखने को मिला, रिजल्ट क्या है उसका। बर्बन डायनेस्टी वॉज रिस्टोर्ड इन फ्रांस। अब फ्रांस में पहले बर्बन डायनेस्टी रूल किया करती थी और वापस से इन्हीं का कंट्रोल हो गया। जर्मनी रिमेन्ड अ कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि हाँ 39 स्टेट्स में बटा हुआ था। जो आज हम जर्मनी का एरिया देखते हैं वो अलग अलग 39 स्टेट्स में बटा हुआ था, डिवाइडेड था। ठीक है, तो वही 39 स्टेट्स जर्मनी में हमें देखने को मिले, यानी जर्मनी अभी भी कन्फेडरेशन यानी डिवाइडेड रहा 39 स्टेट्स के बीच में। एंड इटली वॉज अगेन प्लेस्ड अंडर ओल्ड रूलर्स। अब इटली पे भी काफी रूलर्स रूल किया करते थे। धीरे धीरे जो पुराने रूलर्स थे उन्हीं का रूल फिर से स्टैब्लिश हुआ। अब रिप्रेशन ऑफ लिबरल्स। अब ये सारी चीजें तो हमने जान ली कि कंजर्वेटिव्स का क्या कहना था, उनकी कैसी आइडियोलॉजी थी, बट अब जो लिबरल्स थे उनको लेके उन्होंने क्या एक्शन लिए, उन्हें कैसे रिप्रेस किया गया, उनकी आवाज को, उनकी वॉइस को कैसे सप्रेस किया गया। सेंसरशिप ऑफ न्यूज़पेपर एंड बुक्स। अब जैसे नेपोलियन ने किया था कि सेंसरशिप लगा दी थी, अगर आपको कुछ भी पब्लिश करना है न्यूज़पेपर में, बुक्स में, मैगजीन्स में, तो पहले परमिशन लेनी होगी, किसकी, नेपोलियन की। वही चीज अब यहाँ पे कंजर्वेटिव्स जो हैं लिबरल्स के साथ करने लगे। अब लिबरल्स को सेंसरशिप उन पे अपोज कर दी गई। अब लिबरल्स को परमिशन लेने की जरूरत थी अगर उन्हें न्यूज़पेपर और बुक्स में कुछ भी पब्लिश करवाना है तो। सप्रेस्ड रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज। अब जो कंजर्वेटिव्स का रोल था, यही जो किंग रूल आ गया था, अब उसके अंडर में क्या किया गया, जो भी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज करता पाया जाता था इंसान, यानी लिबरल लोग होते थे, जो नेशनलिस्ट होते थे, जो दोबारा से अपनी वॉइस उठाने की कोशिश किया करते थे, उनको सप्रेस कर दिया जाता था, उनकी वॉइस को ही दबा दिया जाता था। उन्हें रेवोल्यूशन करना एक तरह से अलाउ ही नहीं था। कौन चाहेगा कि उसका रूल हटे, तो किंग ने काफी स्ट्रिक्ट रूल्स बना दिए थे उन लोगों के अगेंस्ट में जो उसकी पावर को खत्म करने की कोशिश करेंगे। एंड बैंड क्लब्स एंड गैदरिंग्स। अब अगर हमें जैसे रेवोल्यूशन कर रहे हैं, हम लोग कोई प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो सब लोगों को एकजुट होना पड़ता है, मीटिंग करनी होती है, बातचीत करनी होती है कि वो किस टाइप से मूवमेंट को, प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाएंगे। बट यहाँ पे क्या किया किंग ने, जो क्लब्स थी, जो लोगों की गैदरिंग्स थी, जहाँ पे लोग इकट्ठे हो सकें, मीटिंग कर सकें, उन सभी चीजों को बैन कर दिया गया।
रिएक्शन ऑफ लिबरल्स, अब जब लिबरल्स की वॉइस को सप्रेस किया जा रहा है, उन पे इतने अत्याचार किए जा रहे हैं, तो लिबरल्स का रिएक्शन कैसा रहा? Saw Treaty of Vienna as a betrayal of ideas of French Revolution. अब फ्रेंच रेवोल्यूशन में कौन कौन से आइडियाज निकल के आए? फ्रीडम निकल के आई थी, फ्रेटर्निटी थी, सॉवरेनिटी थी, काफी अलग अलग ऐसी चीजें थी जिसमें लोगों को अपनी फ्रीडम के बारे में पता चलेगा। तो उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन किया ही इसलिए था लोगों ने, जिससे कि उन्हें लिबर्टी मिल सके, फ्रीडम मिल सके, उनके राइट्स के बारे में सोचा जा सके। पर अब धीरे धीरे वही पुराना रूल एस्टैब्लिश कर दिया गया, तो अब लोगों को ऐसा लग रहा है कि उनके साथ धोखा हो गया। उन्हें लग रहा है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो उन्होंने किया था उसके जस्ट अपोजिट ही सारी चीजें हो गई। सीक्रेट सोसाइटीज ग्रू इन नंबर, अब सीक्रेट सोसाइटीज बनने लगी। फॉर एग्जाम्पल, कार्बोनरी सोसाइटी बनी इटली में, लोगों ने सीक्रेटली प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया and discontent led to the uprisings in 1830s. अब जितना भी discontent था, जितने भी लोग एक तरह से खुश नहीं थे गवर्नमेंट से, उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, अपनी वॉइस दोबारा स्टार्ट करी, दोबारा राइज करी, उन्होंने दोबारा से अपने राइट्स के बारे में बोलना शुरू किया। तब यही सारे जो अपराइजिंग्स हैं, रिवोल्ट्स हैं, प्रोटेस्ट हैं, वो हमें दोबारा देखने को मिलेंगे 1830s में। और यही सब हम इस अपने नेक्स्ट टॉपिक में समझेंगे, द रेवोल्यूशनरीज, यानी अब जो रेवोल्यूशनरीज थे, जो लिबरल्स थे, उन लोगों का क्या कहना था, उन लोगों ने आगे क्या सब किया, उसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। बट रिमेंबर, अगर आपको कोई भी डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट, अपनी क्वेरी, अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट एंड स्टे अनस्टॉपेबल। थैंक यू वेरी मच।